गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग हीट के लेक्चर नंबर 4 के साथ मिल रहे हैं, हीट ट्रांसफर ऑफ हीट के। और इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि रेडिएशन है ना, अभी तक हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन कर लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन। और इसके बाद ये छोटा सा ही है, 2 क्लास आज का और कल का क्लास लगेगा। इसके बाद हम लोग जो डीपीपी अपना 2 है जो कंडक्शन पे आधारित था उसको डिस्कस करेंगे और रेडिएशन के ऊपर भी मैं एक डीपीपी दूंगा, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये चैप्टर हो जाएगा खत्म अपना। तो चलो तो देखते हैं हम लोग रेडिएशन। तो आप हेडिंग दो रेडिएशन, आप हेडिंग दे दो रेडिएशन, ठीक है ना। तीसरा मोड ऑफ ट्रांसफर जो अपना है रेडिएशन। तो रेडिएशन के बारे में कुछ चीज़ तो पहले ही मैंने आपको बता रखा है। जब हम लोग ये चैप्टर शुरू कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि रेडिएशन जो है ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। फास्टेस्ट है ना, फास्टेस्ट मोड तीनों में, यानी कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन में सबसे तेज चलने वाला, सबसे फास्ट, सबसे कम समय में हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने वाला मेथड जो है वो क्या है बच्चों? रेडिएशन, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दिस केस इस केस में क्या होता है बच्चों? इन दिस केस हीट इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ EM वेव, जो मैंने पहले भी लिखवाया आपको। EM वेव मतलब समझते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो अपना लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, जो हम लोग मैग्नेटिज्म में एक चैप्टर, मैग्नेटिज्म के बाद जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रेडिएशन जो आपका है ये फास्टेस्ट मोड है। इसमें हीट जो है वो EM वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। जैसे सन से लेके अर्थ तक जो हीट आती है वो किस फॉर्म में आती है? लाइट के फॉर्म में आती है। तो ऑटोमेटिकली लाइट की वेलोसिटी c होती है, जो तुम जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी इन दिस यूनिवर्स, जो अभी तक हम लोग जान चुके हैं। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे रेडिएशन के लिए। अब देखो, लाइट को मूव करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए भाई। आपका वैक्यूम हो या एयर हो या वाटर हो, लाइट कहीं भी चल सकती है। तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, है ना, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। तो ये तो पहली बात हो गई, मोटी मोटी चीज़ें जो आप रेडिएशन के बारे में पहले भी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में भी, और आप ऐसे भी जानते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे इंपॉर्टेंट क्या क्या इसमें है वो सुनते हैं। अब ढेर सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आप देखते जाओ। एक और 2-3 लॉ भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन कोई भी बॉडी क्यों करता है ना, रेडिएशन कोई भी बॉडी क्यों करता है, तो उसका जरा आप आंसर समझो, ठीक है ना। देखो, एक साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मैक्सवेल, मैग्नेटिज्म में देखेंगे, ठीक है ना, मैक्सवेल। और एक चैप्टर आपका आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके, वेव ऑप्टिक्स में। मैक्सवेल का क्या कहना था कि अगर कहीं पे चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनना, अगर कहीं पे कोई चार्ज्ड पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, यानी एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, SHM करेगा, पीरियोडिक मोशन करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो वेव जनरेट करेगा। आ रही है बात समझ में? जो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप याद करो कि वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी करता है। या यूं आप अभी फिलहाल ध्यान में रखो इस बात को कि जो आपका चार्ज्ड पार्टिकल है ना, अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, SHM भी एक प्रकार का एक्सेलरेटेड मोशन ही है, आप जानते ही हो इस बात को। तो अगर आपका कोई भी सब्सटेंस है, जैसे आयरन, कोई भी बॉडी, वो किस चीज का बना होता है बच्चों? मॉलिक्यूल्स का बना होता है। मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब सोचो कि आपको जब इंटरनल एनर्जी में बता रहा था हीट में,
तो इंटरनल एनर्जी किसी बॉडी के पास होती है, मतलब किसी बॉडी के पास टेम्परेचर होता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो सीधी सी बात है, वो वाइब्रेशन, वो मोशन एक प्रकार का कैसा मोशन हो गया, एक्सेलरेटेड। वो वाइब्रेशन या वो आपका जो मोशन है मॉलिक्यूल्स का, वो एक तरीके से एक्सेलरेटेड मोशन हो गया बच्चों। और एक्सेलरेटेड मोशन जब कभी भी होगा तो मैक्सवेल के हिसाब से वो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। तो सीधी सी बात है, जितनी भी बॉडी है, हर एक अगर टेम्परेचर 0 से ज्यादा है, ध्यान से सुनना, 0 कौन से स्केल पे, केल्विन स्केल पे। केल्विन स्केल पे 0, केल्विन को हम लोग एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन स्केल पे जो 0 होता है, दैट इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। उससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता है, क्योंकि केल्विन के स्केल पे जो 0 होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं। एब्सोल्यूट यानी 0 डिग्री केल्विन जो हो गया बच्चों, इस बात को आप और अच्छे से तब समझ पाओगे जब मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो इसके बाद चैप्टर आएगा, वो पढ़ा रहूंगा। तो 0 डिग्री केल्विन पे क्या होता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी सब्सटेंस को अगर ये टेम्परेचर मिल गया तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंप्लीट रेस्ट में आ जाते हैं। और कंप्लीट रेस्ट में आने का मतलब है वो वाइब्रेशन नहीं करेंगे, समझ गए ना। तो 0 डिग्री केल्विन पे तो मॉलिक्यूल रेस्ट में आ जाएगा, तो वो किसी प्रकार का रेडिएशन नहीं करेगा। लेकिन 0 केल्विन से ग्रेटर कोई भी टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल क्या कर रहा होगा बच्चों, वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा होगा, वो एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो ऑटोमेटिकली मैक्सवेल के हिसाब से वहां से रेडिएशंस निकलेंगे। रेडिएशंस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो रेडिएशन के बारे में, तो रेडिएशन कोई पूछेगा आज से रेडिएशन क्यों होगा, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स इंटरनल एनर्जी के वजह से एक्सेलरेटेड मोशन में होते हैं और वो मैक्सवेल के हिसाब से वहां पे वेव जनरेट होगा और वो हीट के फॉर्म में आपका वहां से एनर्जी निकल रही होगी। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हम लोग यहां ये बोल सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस रेडिएट करता है, मतलब उसमें उसके मॉलिक्यूल्स ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। सवाल है कोई भी सब्सटेंस कब रेडिएट करेगा, है ना, कब रेडिएट करेगा ये सोचना है। तो सुनो मेरी बात को, कोई भी सब्सटेंस कब रेडिएट करेगा, सीधी सी बात है, एनी बॉडी विच हैज टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, दैट कैन रेडिएट। यानी ऑल बॉडी कैन रेडिएट हैविंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। ओके दोस्तों, अभी हम लोग के दिमाग में ये गलत कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि जब भी हम रेडिएशन के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो बॉडी बहुत हीट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। आपका रेडिएशन का जो मैग्नीट्यूड है वो वैरी करता है टेम्परेचर के हिसाब से, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे आज से कि क्या रेडिएशन कोई भी बॉडी करता है, तो जवाब दो ऑफ कोर्स करता है। जिसका भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है वो करेगा। मान लो अभी हम लोग रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन तक होगा। तो कोई पूछेगा क्या वो रेडिएट कर रहा है, ऑफ कोर्स रेडिएट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रेडिएशन का मतलब पूरा गर्म होकर लाल हो जाए तभी कहोगे कि रेडिएशन हो रहा है। रेडिएशन हमेशा होता रहता है, वो बात है उसके मैग्नीट्यूड की। अगर कोई रेड हॉट आपका आयरन है तो वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड के साथ, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ रेडिएट कर रहा है, तो उसके रेडिएशन को तुम फील करते हो। और बाकी जो बॉडी तुमको सराउंड करके रखी हुई है, इनके रेडिएशंस को तुम फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी कहने का मतलब है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो वहां से निकल रही है उसको आप फील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उसकी मात्रा क्या है, बहुत कम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखने जा रहे हैं, रेडिएशन occurs due to molecular motion of substance, है ना, molecular motion of substance, और ब्रैकेट में लिखता हूं ड्यू टू इट्स इंटरनल एनर्जी। किसकी वजह से बच्चों,
इंटरनल एनर्जी की वजह से, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, एनी बॉडी एट एनी टेम्परेचर, कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे। ठीक है, बस याद रखना, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं, ग्रेटर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए बस। एनी बॉडी एट एनी टेम्परेचर कैन रेडिएट, वो क्या कर सकता है बच्चों, रेडिएट कर सकता है, उससे हीट निकल सकती है। समझ गए बात को, कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे हो वो रेडिएट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अब देखो कुछ टर्म यहां पे समझो, जो एनर्जी निकलती है ना, कोई बॉडी है, मान लो कोई बॉडी आपको दी गई है, अब इससे एनर्जी निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, रेडिएशन। प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं बच्चों, रेडिएशन। इस प्रोसेस का एक और नाम हो सकता है, वो हो सकता है इमिशन। क्या नाम हो सकता है बच्चों, इमिशन। तो जो प्रोसेस है ये रेडिएशन भी कहला सकता है, और ये भी बोल सकते हो कि बॉडी इमिट कर रही है, इमिशन हो रही है। क्या हो रही है, इमिशन। साथ ही साथ जो प्रोसेस, रेडिएशन शब्द जो है, रेडिएशन वर्ड जो है, इसका ड्यूअल यूज है। ड्यूअल यूज मतलब दो टाइप का यूज है। एक यूज तो उस प्रोसेस के लिए हो गया, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड is also known as radiation। अब देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लो कोई बोल रहा है कि बॉडी रेडिएट कर रही है, बॉडी से रेडिएशन हो रही है, तो आप समझोगे कि एनर्जी निकल रही है। और किसी ने बोला कि 30 जूल, कितना, 30 जूल, 30 जूल रेडिएशन है, तो 30 जूल रेडिएशन है मतलब 30 जूल एनर्जी है, और ये एनर्जी आई कैसे है, रेडिएट होके। तो उस एनर्जी के अमाउंट को भी रेडिएशन बोल सकते हो, और साथ ही साथ प्रोसेस को भी रेडिएशन बोल सकते हो। अब प्रोसेस का एक और नाम हो सकता है क्या बच्चों, इमिशन। तो फिलहाल अभी जल्दी से लिखो, फिर मैं इसको रब करता हूं। अब दोस्तों देखो, एक टर्म लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, देखो आप, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं प्रीवो। प्रीवोस्ट भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है प्रीवो। तो प्रीवो थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी वही बोल रही है जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे क्या कर रही होती है, रेडिएट। ये माइंड में सेट रखना कि आप वो 0 केल्विन से तो ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ वो रेडिएट नहीं करती है, वो रेडिएट करने के साथ साथ सराउंडिंग के द्वारा जो किया गया रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब भी करती है। जैसे देखो, अब जब मैं बोल रहा हूं कि सारी बॉडी रेडिएट कर रही है, तुम रूम में बैठे हो, सारी बॉडी रेडिएट कर रही है, यू आर रेडिएटिंग। आपका जो वॉल, टेबल, कुर्सी, आपका बुक, पेन, फैन, एसी जो भी है, ये सब भी तो रेडिएट कर रहा होगा। तो सवाल है कि रेडिएशन का मतलब हो गया लाइट निकलना, है ना। अब लाइट का मतलब तुम ये मत सोचो कि वो लाइट तुम्हें दिखेगी। लाइट कई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों, वो आपका गामा रे से लेके माइक्रोवेव तक, रेडियो वेव तक, उसका एक लार्ज वेव लेंथ है। ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। उसमें से एक सर्टेन रेंज का जो वेवलेंथ है, दैट इज 3600 एंगस्ट्रम्स टू 7000 एंगस्ट्रम, 3600 से 7000 के बीच, वही अपने को दिखती है। तो जब भी कोई रेडिएशन इस रेंज में आती है तो दिखती है लाइट के रूप में, अदरवाइज वो तब भी ईएम वेव होती है, लेकिन आपको वो दिखेगी नहीं। तो आप ये मान के चलो कि सभी लोग रेडिएट कर रहे होते हैं। हो सकता कि आपको जैसे लोहा जो बहुत गर्म होता है वो रेड कलर का आपको दिखने लगता है, लेकिन बाकी चीज़ें का कलर वगैरह नहीं दिखता है आपको रेडिएशन के समय, तो उसका वेवलेंथ उस ऑर्डर में नहीं है कि जो आपके विजिबल के बीच में आए। तो मैं क्या बोल रहा था कि रूम में इतनी सारी चीज़ें हैं, वो लगातार रेडिएट करती रहती हैं, लगातार रेडिएट करती रहती हैं, इसके बावजूद भी आपको लगता नहीं है कि वो रेडिएट कर रही है, लेकिन कर रही होती है। तो सोचो कि अगर वहाँ से रेडिएशन हो रहा है, तुम भी रेडिएशन कर रहे हो, तो अगर वो रेडिएशन तुम्हारे ऊपर फॉल होगा, जो कि होना स्वाभाविक है, अगर तुम बैठे हुए हो, सराउंडिंग से रेडिएशन तुम्हारे पास आ रही है,
तो अगर तुम्हारे सरफेस पे अगर किसी और का रेडिएशन गिरेगा, जैसे लाइट गिरती है, तो आपका सरफेस उस लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक इसी तरीके से बच्चों, जो कुछ रेडिएशन तुम्हारे बॉडी से निकल रही है और दूसरे बॉडी का रेडिएशन तुम्हारे बॉडी पे फॉल भी हो रही है, तो सुनो मेरी बात, तो क्या हो रहा होता है, सो देखो, कभी भी कोई भी बॉडी किसी सराउंडिंग में रखा होता है तो वहां दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक तो रेडिएशन जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और रेडिएशन के साथ साथ वो एब्जॉर्प्शन भी कर रहा होता है। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? तो दूसरे सराउंडिंग बॉडी का जो रेडिएशन उसके ऊपर फॉल होता है, गिरता है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो प्रीवो ने यही कहा था कि कोई भी बॉडी जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे दो प्रोसेस कर रहा होता है। दो टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें हीट का एक्सचेंज होता है। एक वो रेडिएशन से हीट फेंकता है और दूसरा एब्जॉर्प्शन से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। यानी ये दोनों काम साइमल्टेनियस चल रहा होता है। अगर अब यहाँ पे देखो कई सारी थ्योरी आ जाएंगी जो भी कुछ देर में पहले पता चल जाएगा। तो पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनी बॉडी कैन रेडिएट as well as absorb radiation of other body at all temperature। तो भाई कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे रेडिएट भी कर रहा होता है और साथ ही साथ क्या कर रहा होता है, एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। ये दोनों प्रोसेस जारी रहती हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो, तो कहोगे कि सर एक बात बताइए कि अगर कोई बॉडी रेडिएट भी कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है, तो अल्टीमेटली उसके अंदर हीट की मात्रा या यूं कहो कि उसका टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा। तो ये अभी तुम्हें समझ में आएगा, बस थोड़ा आप कॉन्सेंट्रेट करो बोर्ड पे। पहले तो ये थ्योरी के हिसाब बहुत सिंपल थ्योरी है, रेडिएट भी करेंगे, एब्जॉर्ब भी करेंगे, तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज थ्योरी। किसी भी टेम्परेचर पे ये होता रहेगा। अब सुनो, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज लिखने जा रहे हैं, रेट ऑफ रेडिएशन जो है, रेट ऑफ रेडिएशन मतलब किस हिसाब से आप रेडिएट करोगे, किस रेट से, कि किस मात्रा में आप रेडिएट करोगे, रेट ऑफ रेडिएशन। और ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं इमिशन। इसे भी आप ध्यान में रखे रहो, क्योंकि कई जगह मैं फिर इसी को यूज करूंगा, इमिशन। रेडिएशन की जगह हम लोग इमिशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इमिशन या रेट ऑफ रेडिएशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कोई बॉडी कितना रेडिएट करेगा, ये किन चीज पे डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करेगा बच्चों, डिपेंड्स ऑन। अब देखो इसमें मैं यहां पे आपके लिए पैरामीटर्स लिख रहा हूं। तो रेट ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तुम सोच के देखो, बॉडी की टेम्परेचर जितनी ज्यादा होगी, कोई बॉडी जितना ज्यादा हीटेड होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, विगरसली वाइब्रेट करेंगे। तो तुम खुद सोच के देखो कि उस केस में रेट ऑफ रेडिएशन आपका ज्यादा होगा या नहीं होगा। तो तुम सोच के देखो, उस केस में रेट ऑफ रेडिएशन ज्यादा होगा। तो हायर द टेम्परेचर, हायर द रेट ऑफ रेडिएशन। ओके बच्चों, तो टेम्परेचर जितना ज्यादा करोगे, रेट ऑफ रेडिएशन उतना ज्यादा होगा। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। दूसरी बात, अब देखो सरफेस एरिया, कोई भी बॉडी का सरफेस एरिया बहुत मायने रखता है। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, आप बचपन में याद करो या कभी भी, कि जब आप स्कूल जाते थे और आपकी मम्मी जो है आपको मिल्क गर्म करके, दूध गर्म करके ग्लास में देती थी, तो अगर मान लो ग्लास में अगर वो मिल्क देती थी तो आपको उसको ड्रिंक करने में दिक्कत होता था क्योंकि वो गर्म होता था, ठीक है ना। और अगर आप जल्दीबाजी में आपको वो चीज़ को, जैसे मान लो स्कूल में लेट हो रहा है और दूध पी के जाना है आपको, या खाना कुछ खा रहे हो, गर्म खाना है, तो उसको क्या करना होता है, उसको थाली में या किसी बड़े बर्तन में आपको उसको फैला देते हो, तो ऑटोमेटिकली वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चे? तो जैसे ही ग्लास में डाले
तो उसका सरफेस एरिया छोटा है जहां से वो रेडिएशन हो सकेगा, और थाली में उस चीज को फैला दिए तो उसका एरिया क्या हो गया, बहुत ज्यादा, तो रेट ऑफ रेडिएशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई ना तुम्हें कि रेट ऑफ रेडिएशन में आपका एरिया का, सरफेस एरिया का बहुत अहम रोल है। एरिया जितना ज्यादा होगा बच्चों, रेट ऑफ रेडिएशन उतना ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि ये जो आपका रेडिएशन है ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। हाइयर द एरिया ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन। चलो एक तीसरा फैक्टर भी है दोस्तों, दो फैक्टर तो तुम देख चुके हो, एक टेम्परेचर हो गया और दूसरा हो गया आपका सरफेस एरिया। तीसरा क्या फैक्टर है बच्चों, देखो सरफेस का टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है बनावट, टेक्सचर का मतलब क्या हुआ बच्चों, बनावट, किस प्रकार से वो सरफेस बना हुआ है। जैसे कि क्या बना हुआ है, तो कुछ सरफेस रफ होता है, रुखरा, रफ, ठीक है ना, जैसे मान लो कि आपका खुरदरा है कि नहीं, उसको रफ बोलेंगे। और कुछ क्या होता है, पॉलिश्ड, एकदम चिकना, पॉलिश्ड। और कुछ का कलर आपका ब्लैक्ड, डार्क कलर होता है, और कुछ जो होता है वाइटिश, मतलब सफेद या चमकीला होता है। तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जो डार्क या रफ सरफेस है, डार्क या रफ सरफेस, वो रेडिएशन उसमें ज़्यादा फास्ट होता है, वो ज़्यादा रेडिएट करता है एज कंपेयर टू वो। तो कहोगे सर ऐसा सोचने में तो उल्टा लगता है, जो चमकीला वस्तु है वो चमकता है। देखो वो चमकना रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, बहुत फर्क है, रेडिएशन और रिफ्लेक्शन में फर्क है। रिफ्लेक्शन में किसी और की लाइट गिर के आपके आंखों पे आती है, रेडिएशन क्या है या इमिशन क्या है, खुद की लाइट निकलना, दोनों में बहुत फर्क है भाई। तो ये याद रखना आप कि रफ और डार्क सरफेस ज़्यादा अच्छा रेडिएटर होता है एज कंपेयर टू वाइट बॉडी या पॉलिश्ड बॉडी। ओके, तो सी में हम लोग लिखेंगे बच्चों कि टेक्सचर, टेक्सचर एंड नेचर, टेक्सचर एंड नेचर, बनावट और उसकी प्रकृति, नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। अब इसमें हम लोग यहां स्पष्ट लिख देंगे कि ब्लैक एंड रफ, जो ब्लैक एंड रफ है वो क्या होता है बच्चों, गुड रेडिएटर, वो अच्छा रेडिएटर होता है। और जो वाइटिश होता है, वाइटिश एंड पॉलिश्ड, पॉलिश्ड, ये आपका पुअर, पुअर का मतलब हो गया बैड, बैड के बजाय पुअर वर्ड यूज किया जाता है, मतलब अच्छा नहीं, पुअर रेडिएटर। समझ गए ना? तो टेक्सचर और नेचर के ऊपर भी आपका रेट ऑफ रेडिएशन डिपेंड करता है। और सबसे ताज्जुब वाली बात क्या है कि लगभग इन्हीं पैरामीटर पे एब्जॉर्प्शन भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी डिपेंड करता है। तो पहले तो ये समझ में आ गया तुम्हें, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, नेचर और टेक्सचर, तो इन सब चीज़ों पे आपका रेट ऑफ रेडिएशन यानी इमिशन डिपेंड करता है। तो चलो फटाफट लिखो, फिर मैं इसको रब करता हूं। तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की, है ना, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जैसा कि आप समझो इस बात को कि रेडिएशन के साथ साथ एक दूसरा प्रोसेस जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन, ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है। रेडिएशन भी चलता रहता है और क्या चलता रहता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन भी, ये दोनों प्रोसेस साथ चलते रहते हैं। तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये किन बातों पे डिपेंड करता है? तो पहली बात, अगर आप खुद सोच के देखो कि अगर रेडिएशन तुम्हारे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और एब्जॉर्प्शन में क्या करना है, हमें सराउंडिंग के यानी जो आजू बाजू में जो चीजें हैं वो कितना फेंकेगा वो तुम्हें कैच करना है। तो ऑटोमेटिकली इसमें टेम्परेचर किसका लेंगे, तुम्हारा लेंगे या सराउंडिंग का लेंगे? ऑफ कोर्स सराउंडिंग का लेंगे, क्योंकि सराउंडिंग जितना तेज इमिट करेगा, जितना तेजी से रेडिएट करेगा, उतना ज़्यादा हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो पहली बात है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करेगा किसी बॉडी का, डिपेंड्स ऑन
नंबर 1 में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, है ना बच्चों, किसके टेम्परेचर पे, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। पहली बात टीएस बोल देते हैं इसको, सराउंडिंग का टेम्परेचर। दूसरा एरिया किसका लोगे, ऑफ कोर्स एरिया तुम्हारा लेंगे। क्यों, तो देखो अगर तुम्हारे पास ज़्यादा एरिया है तो तुम ज़्यादा रेडिएट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा एरिया होने पे ज़्यादा कैच भी कर सकते हो किसी और की रेडिएशन। आपका एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, कैच करना, तो आपकी एरिया ज़्यादा होगी तो आप कैच भी ज़्यादा कर पाओगे। तो सीधी सी बात ये हो गई कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ एरिया ऑफ बॉडी जिसको एब्जॉर्ब करना है, यानी रेट ऑफ रेडिएशन में ही बॉडी का एरिया लिए और एब्जॉर्प्शन में भी बॉडी का ही एरिया लेंगे, एरिया ऑफ बॉडी, है ना। चलो उसके बाद नंबर 3 और किस पे डिपेंड करता है। अब एक चीज और देखो, अगर ब्लैक और डार्क बॉडी, ठीक है, अगर ब्लैक और डार्क बॉडी एक अच्छा इमीटर है, रेडिएटर है, तो दे आर ऑल्सो गुड एब्जॉर्बर्स, जिसको भी हम लोग लॉ के फॉर्म में भी लिखेंगे। और एक लॉ हम लोग यहां पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ। तो फिर तुमको किरचॉफ लॉ तो इलेक्ट्रिसिटी में यहां भी है, किरचॉफ लॉ यहां भी है दूसरे फॉर्मेट में, अभी बस वेट करो देखते हैं। तो बच्चों हम लोग यहां पे एब्जॉर्प्शन में भी लिखेंगे नेचर एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस, तो यहां भी अपने को लिख देना है ब्लैक एंड रफ, ए में ब्लैक एंड रफ बॉडी। ब्लैक एंड रफ बॉडी जो है बच्चों ये गुड एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर। और जो आपका वाइट एंड स्मूथ बॉडी होगा, जिसका कलर वाइट होगा और सरफेस स्मूथ होगा, वाइट एंड स्मूथ, गुड इमीटर्स। तो ब्लैक एंड रफ बॉडी गुड एब्जॉर्बर है और वाइट एंड स्मूथ बॉडी जो है वो गुड इमीटर्स है। ओके दोस्तों, तो देखो कुल मिला के एब्जॉर्प्शन और इमिशन के सारे फैक्टर्स कॉमन है एक्सेप्ट दिस। इमिशन के समय बॉडी का टेम्परेचर लोगे और एब्जॉर्प्शन के समय आप किसका टेम्परेचर लोगे, सराउंडिंग का। अब देखो मैं यहां क्या स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, ये तो पहले आप लिख ही लोगे, अब स्टेटमेंट देखो। सुनो भाई, आज से इस बात को याद रखना, गुड एब्जॉर्बर्स या गुड इमीटर्स, दोनों में से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। गुड इमीटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, जो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेगा वही अच्छी तरीके से इमिट भी करेगा। एंड पुअर इमीटर्स आर ऑल्सो पुअर एब्जॉर्बर्स। वाइट बॉडी जो है वो इमिट भी कम करता है और एब्जॉर्ब भी कम करता है, और जो आपका ब्लैक बॉडी है वो गुड इमीटर भी होता है और गुड एब्जॉर्बर भी। तो अपने को ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है कि गुड इमीटर्स, इमीटर समझते हो ना, रेडिएटर बोलो या इमीटर बोलो, रेडिएशन बोलो या इमिशन बोलो, बात सेम है। गुड इमीटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स मतलब एब्जॉर्ब करने वाला। एंड पुअर इमीटर्स आर पुअर एब्जॉर्बर्स। जैसे कि वाइट बॉडी, जो पुअर इमीटर होगा बच्चों वो क्या होगा, पुअर एब्जॉर्बर होगा। क्लियर है? चलो जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अब ये अपने को समझ में आ गया कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन ये दोनों साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो अब मैं आपको जरा ये एक्सचेंज थ्योरी को अच्छे से और समझाता हूँ। मान लो ये एक रूम है, ठीक है, देखते जाना। अब इसमें एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0। ये रूम का टेम्परेचर हो गया, ये बॉडी का टेम्परेचर हो गया।
अब यहाँ पे T ग्रेटर है T नॉट से, T ग्रेटर है T नॉट से। मान लो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग से, तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि कुछ देर के बाद तुम देखोगे कि ये बॉडी धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, मतलब सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर में आ जाएगी। जैसे अगर आप चाय मंगवाते हो, टी मंगवाते हो, टी को अगर रख दोगे तो टी इनिशियली तो गर्म होगी, फिर धीरे धीरे वो ठंडी हो जाएगी। अब क्यों ठंडी हो जाएगी, तो सुन लो मेरी बात। जब ये बॉडी आपको यहाँ पे आपने रखा तो ये क्या कर रहा होगा, रेडिएशन। तो देखो मैं ये रेड कलर से दिखा रहा हूँ कि ये रेडिएशन कर रहा है, लेकिन ये मत भूलो कि जब ये रेडिएट कर रहा है तो इसका सराउंडिंग जो टी नॉट टेम्परेचर पे है वो भी रेडिएट कर रहा होगा, और उसके रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो देखो ब्लू लाइन से मैं दिखा रहा हूं एब्जॉर्प्शन। ब्लू लाइन किसको दिखा रहा है, एब्जॉर्प्शन। तो ये बॉडी रेडिएट भी कर रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है, लेकिन चूंकि इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इमिशन जो होगा, रेट ऑफ इमिशन वो ग्रेटर होगा किससे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, है ना, एब्जॉर्प्शन से। तो ऑटोमेटिकली अगर तुम इमिट ज्यादा करोगे और एब्जॉर्ब कम करोगे तो इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है, हीट लॉस बाय बॉडी के द्वारा क्या हो रहा है बच्चों, हीट लॉस। तो टेम्परेचर बॉडी का जो होगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या हो रहा होगा, फॉल हो रहा होगा, गिर रहा होगा। तो एक बात याद रखना, अगर एग्जाम में ये आ जाए कि कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है, क्या वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो कहोगे यस एब्जॉर्ब तो कर रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ वो इमिट भी करता है और इमिशन ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन से, दैट्स वाई उसका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, फॉल हो रहा होगा। तो देखो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, रेडिएशन भी हो रहा है और आपका एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, यानी इमिशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, इमिशन ज़्यादा हो रहा है। ये पहला केस हो गया बच्चों, ये केस 1। केस 2, अब मान लो अब तुमने उसी रूम में जिसका टेम्परेचर क्या है, टी नॉट, अब तुम उसमें आइसक्रीम ले आए। यहाँ टी था जो कि गर्म था रूम से, आइसक्रीम क्या होता है, रूम से ठंडी होती है। तो मान लो इसका टेम्परेचर है टी ही रखते या टी डैश रख लेते, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बच्चों जो ये टी डैश है ये टी नॉट से क्या है, लेसर, तो टी नॉट से लेसर है। तो अब देखो आइसक्रीम रेडिएट कर रही होगी, तो को ऑफकोर्स कर रही होगी, क्योंकि आपका 0 केल्विन से, सेंटीग्रेड नहीं, 0 केल्विन से अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आइसक्रीम भी रेडिएट कर रही होगी। लेकिन इस बार क्या हो रहा होगा बच्चों कि ये रेडिएशन या इमिशन बोल लो हो रहा होगा, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसके ऊपर जो सराउंडिंग का हीट है वो ज़्यादा गिर रहा होगा। मतलब तुम कह सकते हो कि इस केस में रेट ऑफ इमिशन जो है, रेट ऑफ इमिशन दिस इज स्मॉलर देन, रेट ऑफ इमिशन कम होगा, यानी इमिट कम होगा और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो बॉडी जो होगा हीट गेन बाय बॉडी क्या कर रही होगी, हीट गेन करेगी, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, राइज करेगा। तो यहाँ पे बॉडी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऐसे लिख देता हूँ मैं, टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो होगी वो क्या हो रही होगी बच्चों, राइज कर रही होगी। क्लियर है। तो ये हो गया आपका केस 2। चलो अब एक थर्ड केस करते हैं, केस 3। केस 3 करते हैं बच्चों। तो केस 3 में क्या होगा कि अब मान लो फिर से एक बॉडी है, ठीक है, फिर से एक बॉडी है और उस बॉडी को इस रूम में रख दिया गया, रूम का टेम्परेचर टी नॉट और इस बार बॉडी का भी टेम्परेचर टी नॉट, यानी रूम का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर सेम। तो कोई पूछेगा क्या इस बार रेडिएशन हो रहा होगा या एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, तो जवाब है ऑफ कोर्स। याद रखेंगे सेम टेम्परेचर होने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रोसेस रुक जाएगा। जितना आप रेड लाइन से इमिशन दिखाओगे, मान लो हमने
सिंबॉलिकली दिखा दिया, 7 लाइंस है, तो आप 7 ब्लू लाइंस दिखाओ और उससे ये शो कर दो कि भैया ऐसा है कि जितना इमिशन हो रहा है उतना ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस केस में रेट ऑफ इमिशन जो होगा वो इक्वल होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के। रेट ऑफ इमिशन बच्चों किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के। तो इसमें बॉडी के द्वारा नेट हीट एक्सचेंज क्या हो गया? नेट हीट एक्सचेंज क्या हो गया? हीट का जो आदान प्रदान हो गया वो 0। तो टेम्परेचर बॉडी का क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो सीधी सी बात है, ये लंबे समय में, इस केस में भी देखो, इस केस में क्या हो रहा है? बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो रहा है, तो लंबे समय में सराउंडिंग के साथ ये भी आपका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इसमें बॉडी टेम्परेचर गेन कर रहा है, तो लंबे समय में आपका ये स्थिति आ ही जानी है। आइसक्रीम रखो या टी रखो, 4-5 दिन तक रूम में छोड़ दोगे तो उसका टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर सेम होकर नंबर 3 आ ही जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब कतई नहीं है कि वहाँ एब्जॉर्प्शन या इमिशन रुक गया है। ये दोनों प्रोसेस हो रहा है, लेकिन दोनों का रेट क्या है बच्चों? सेम। ठीक है ना? ऐसे स्थिति को एक नाम देते हैं, इसको तुम कहीं लिख लेना अच्छे से। ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप थोड़ा ढंग से लिख लेना। जहां पे प्रोसेस तो हो रहा होता है लेकिन आपको दिख नहीं पाता है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है दोस्तों, चलो फटाफट लिखो फिर आगे देखते हैं। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी। हालांकि ये कॉन्सेप्ट एक तरीके से हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, नॉट रियल वन। कैसा कॉन्सेप्ट है बच्चों? हाइपोथेटिकल। ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी हम लोग अज्यूम करते हैं, एक ऐसी बॉडी की कल्पना करो जो अपने ऊपर गिरने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। क्योंकि देखो, कोई सरफेस पे अगर लाइट गिरती है, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि अगर लाइट मतलब हीट, क्योंकि हीट यहाँ किस रूप में आ रही है? लाइट के रूप में। तो इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, है ना? जैसे ये इंसिडेंट हुआ, और कुछ पार्ट जो है इसका क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट। ठीक। तो जो ब्लैक बॉडी होती है बच्चों, ब्लैक बॉडी अपने ऊपर गिरने वाले टोटल एनर्जी को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। और जो वाइट बॉडी होती है वो टोटल एनर्जी को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट। मतलब कि ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट दिया गया इस तरीके से कि ए ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स 100% ऑफ रेडिएशन fall on its surface। एक ब्लैक बॉडी अपने सरफेस पे गिरने वाले 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, मीन्स देयर इज नो रिफ्लेक्शन, है ना? ये आपका इंसिडेंट हुआ तो एब्जॉर्ब हुआ और रिफ्लेक्ट हुआ, दोनों काम होता है, लेकिन ब्लैक बॉडी के केस में खाली क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। अब ऐसा होता नहीं है भाई। कोई बॉडी कितना भी आपका जो आप उसको कितना भी एफिशिएंट बना लो, कुछ ना कुछ मात्रा लाइट की रिफ्लेक्ट हो ही जाती है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल समझ रहे हो ना? मतलब कि एकदम जो ब्लैक बॉडी का रूल को फॉलो करे। आइडियल ब्लैक बॉडी इज नॉट practically possible to obtain such body, है ना? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्लियर? ठीक इसी तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट बॉडी में इधर लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट
of perfectly reflecting body है ना। इसका इस बॉडी की क्या खासियत होगी, ये बॉडी 0% एब्जॉर्ब करेगा, 100% क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट। और ये भी पॉसिबल नहीं है दोस्त, हर एक सरफेस के ऊपर जब गिरता है तो कुछ ना कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ना ये रियल है ना वो रियल है। ये 100% एब्जॉर्ब कर लेता है और ये 100% रिफ्लेक्ट कर देता है। ये कॉन्सेप्ट में नहीं, मतलब थ्योरी के हिसाब से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे बॉडी को आप बिल्कुल मिल जाए तुम्हें मुश्किल है ना। जो इसका मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है लैम्प ब्लैक, कार्बन का एक रूप है लैम्प LAMP लैम्प ब्लैक। वो क्लोज टू ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। क्लोज टू ब्लैक बॉडी मतलब 100% तो एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन 99.9% एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लैम्प ब्लैक जो है दैट इज, वो आप चाहो तो लिख लेना। और ठीक इसी तरीके से तो कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी, तो सीधा इसमें हम लोग लिखेंगे कि इन दिस केस द बॉडी reflects 100% of radiation fall on its surface। अब ये भी बच्चों हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, तो अब ये दोनों टर्म अपने दिमाग में सेट रखना कि ब्लैक बॉडी का मतलब क्या हुआ और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी का क्या मतलब हुआ। ठीक है दोस्तों, लिख लो जल्दी से। दोस्तों अब हम लोग कुछ टर्म देखते हैं। तो पहला टर्म है इमिसिव पावर, है ना। क्या है बच्चों, इमिसिव पावर। इसको ई से डिनोट करते हैं। इमिसिव पावर, अच्छा पावर छूट गया, इमिसिव पावर। अब ये है क्या, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, अब बॉडी से रेडिएशन हो रही है। बॉडी का सरफेस एरिया जो है आपका ए है, ठीक। और इन डेल्टा टी टाइम डेल्टा यू एनर्जी इज रेडिएटेड। मतलब कि ए एरिया है उसका और डेल्टा यू अमाउंट ऑफ एनर्जी कितने देर में वहां से रेडिएट हो गया, डेल्टा टी टाइम में। तो इमिसिव पावर का फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं, हालांकि बहुत यूज का टर्म नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट में अभी किरचॉफ लॉ जो हम लोग समझेंगे उसमें ये काम आएगा। तो इमिसिव पावर जो है, दिस इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कहीं कहीं पे सॉलिड एंगल के फॉर्म में भी दिया रहता है, बट नॉट नीडेड। आप इस फॉर्म में याद रखो जो मैं लिखवा रहा हूं आपको। तो ये हो गया इमिसिव पावर, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, कोई किसी बॉडी का इमिसिव पावर हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ वर्ड्स में लिख दूँ, इट इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया, इमिसिव पावर। ठीक, अब अगला टर्म देखो। अगला टर्म है एब्जॉर्प्टिव पावर। अब तुम्हें लगता होगा कि दोनों मिलता जुलता है, लेकिन देखो फर्क अभी समझ में आएगा तुम्हें। या इसके लिए एक और टर्म है एब्जॉर्प्टिविटी। एक दूसरा टर्म भी है एब्जॉर्प्टिविटी। दोनों का मतलब सेम ही है, एब्जॉर्प्टिव पावर बोलो या एब्जॉर्प्टिविटी बोलो। और बच्चों इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, स्मॉल ए से। अब ये क्या है, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन
लेस रेशियो। ये एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस रेशियो। अब ये है क्या, ये रेशियो किस चीज का है? तो बच्चों बहुत सिंपल है, देखो अभी मैं क्या लिखने जा रहा हूं। कोई भी बॉडी जिसके ऊपर एनर्जी गिरती है, अभी देखा था हमने एनर्जी इंसिडेंट हो रही थी, तो उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो रहा था, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो बच्चों एब्जॉर्प्टिव पावर उस रेशियो को बोलते हैं ई एब्जॉर्ब। एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई डिवाइडेड बाय एनर्जी जो इंसिडेंट हुई। मतलब कि जितनी एनर्जी आप मान लो किसी के ऊपर 100 जूल एनर्जी गिराया आपने और उसने उसमें से 60 जूल एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसका एब्जॉर्प्टिव पावर जो हो जाएगा 60/100। मतलब कि जितना एब्जॉर्ब किया अपॉन जितना उसके ऊपर गिराया गया था। तो सीधी सी बात है, अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी के लिए, अच्छा ये एनर्जी अपॉन एनर्जी है, दैट्स वाई ये डायमेंशन लेस और यूनिट लेस है। अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी के लिए, तो ब्लैक बॉडी के लिए ए का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉडी जो है वो उन सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है जो उसके ऊपर गिरता है, ठीक है। और अगर वाइट बॉडी की बात करें, किसकी? वाइट बॉडी, रिफ्लेक्टिंग बॉडी। रिफ्लेक्टिंग बॉडी को हम लोग वाइट बॉडी भी बोल सकते हैं परफेक्टली। वाइट बॉडी की बात करें, वाइट मतलब ये मत समझ लेना कि वो सफ़ेद वाली बॉडी, यहाँ लैंग्वेज वाइट बॉडी का मतलब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी से। तो वाइट बॉडी के लिए ए का मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वाइट बॉडी जो है बच्चों, वो उसके ऊपर जो भी एनर्जी गिरती है वो सारा 100% क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट। और बाकी बॉडी जो अदर बॉडी है, फॉर अदर बॉडी जो साधारण बॉडीज है, फॉर अदर बॉडी ए का जो वैल्यू है ये 0 से ग्रेटर और 1 से लेसर होता है, ठीक। तो आप एब्जॉर्प्टिव पावर देखो, दोनों में कितना फर्क है, कहाँ ये नाम लगता है सुनने में एक जैसा है, लेकिन एब्जॉर्प्टिव पावर एक रेशियो है, और वो रेशियो क्या है बच्चों? एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। जल्दी से लिखो। नेक्स्ट टर्म है दोस्तों रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी या और रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टिविटी या रिफ्लेक्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल आर से। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? स्मॉल आर से। अगेन ये भी क्या है? दिस इज डायमेंशन लेस रेशियो। ये भी डायमेंशन लेस रेशियो एंड यूनिट लेस ऑल्सो। अब ये क्या होता है? इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो रिफ्लेक्टिविटी या रिफ्लेक्टेंस, तो एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। समझ गए ना? तो बच्चों जैसे वो था एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, ये है एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। तो सीधी सी बात हो गई, ब्लैक बॉडी के लिए कितना हो जाएगा? तो ब्लैक बॉडी के लिए आर की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट तो करता ही नहीं है। और वाइट बॉडी के लिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि ये सारा रिफ्लेक्ट कर देता है। और एनी अदर बॉडी के लिए ये जो आर है ये आपका ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगा। अब एक फॉर्मूला यहां बनाते हैं। मान लो कि U एनर्जी फॉल हुई, U एनर्जी आपकी फॉल हो रही है, U इज द इंसिडेंट एनर्जी, जिसमें से U रिफ्लेक्टेड है और कुछ मात्रा क्या हो गई? एब्जॉर्ब, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं कि U इंसिडेंट इक्वल्स टू U एब्जॉर्प्शन प्लस U रिफ्लेक्शन, है ना। आखिर जो ऊर्जा गिरी है, जो एनर्जी गिरी है, उसी का एक हिस्सा एब्जॉर्ब हुआ है, उसी का एक हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ है।
अब दोनों तरफ एनर्जी इंसिडेंट से डिवाइड कर दो, तो इधर डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करोगे एब्जॉर्ब अपॉन इंसिडेंट तो ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट तो ये हो जाएगा R। तो देखो मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे निकाल लिया कि किसी भी बॉडी के A और R का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसका फ़ायदा कहाँ उठा सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर कोई बॉडी है, फॉर एनी बॉडी, किसी बॉडी के लिए अगर उसकी एब्जॉर्प्टिविटी 0.6 है तो उसकी रिफ्लेक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0.4, ताकि दोनों का सम क्या हो जाए, 1। ब्लैक बॉडी के लिए देख लो, रिफ्लेक्टिविटी 0, एब्जॉर्प्टिविटी 1, तो 1 + 0 1। वाइट बॉडी के लिए देख लो, एब्जॉर्प्टिविटी 0, रिफ्लेक्टिविटी 1, तो 1 + 0 1। तो ये याद रखना कि आपका यहाँ पे एब्जॉर्प्टिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी का सम क्या होता है, 1। ओके, जल्दी से लिखो। तो दोस्तों अब इसमें एक और टर्म देखते हैं, किरचॉफ्स लॉ। अब ये क्या कहता है, ये बोलता है एट गिवन टेम्परेचर, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एट गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी, कोई भी बॉडी है, विल बी इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ध्यान दो दोस्तों, ऐसे ही आपको ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, किसी एट गिवन टेम्परेचर, छूट गया, एट गिवन टेम्परेचर, ये लिख लेना, एट गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी विल बी इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। जैसे मान लो कोई भी बॉडी है, कोई भी सिंपल बॉडी है, तो उसका इमिसिव पावर अभी कुछ देर पहले बताया हमने, तो ई बॉडी डिवाइडेड बाय उसी बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर, ए बॉडी, ई बॉडी अपॉन ए बॉडी इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ये फिक्स्ड होगा, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं आया, तो इसका तो ए जानते ही वो 1 हो जाता है, तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो कोई भी बॉडी का जो आपका इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो है वो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ, सो सुनो। देखो, अब मान लो एक बॉडी है 1, ठीक, और एक दूसरी बॉडी है 2, तो इस बॉडी का इमिसिव पावर E1/A1 इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इस रूल के हिसाब से। बॉडी 2 का E2/A2, ये दूसरी बॉडी है, उसकी इमिसिव पावर E2 है, एब्जॉर्प्टिव पावर A2 है, ये भी E ब्लैक के बराबर होगा। तो इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो E1/A1 इक्वल्स टू E2/A1। तो क्यों ना एक काम करें, किरचॉफ लॉ के इस चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई करें, हम लोग ये बोल दें कि E/A का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। तो E/A का रेशियो कांस्टेंट, किसी भी बॉडी के लिए इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अगर उसका इमिसिव पावर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्टिव पावर भी बढ़ जाएगा, यानी किसी का अगर इमिसिव पावर ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज़्यादा होगा, तब ना ये कांस्टेंट होगा। या किसी का इमिसिव पावर कम होगा तो एब्जॉर्प्टिव पावर भी कम होगा। तो यहाँ से ही पता लग गया कि गुड इमीटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, इमीटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स एंड वाइस वर्सा। एंड इसका उल्टा भी, उल्टा करने का मतलब वाइस वर्सा। इसका उल्टा करने का मतलब क्या हो गया कि अगर बैड ऑब्जर्वर है यानी पुअर इमीटर है तो पुअर एब्जॉर्बर होगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि किरचॉफ लॉ का जो मेन मकसद है वो क्या है, तो कहना किरचॉफ लॉ के
जो लॉ से जो मेन एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन यही है कि आपका बॉडी का इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो कांस्टेंट होता है, और इसका एप्लीकेशन या कंक्लूजन ये है कि गुड इमीटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, पुअर इमीटर्स आर पुअर एब्जॉर्बर्स। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना लिख लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ओके।